ये खबर कानपुर से, जहां पर एसीपी मोहसिन खान पर एफआईआर। जी हां, आईआईटी की छात्रा से रेप के आरोप में यह केस दर्ज हुआ है। मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित है। कानपुर से हटाकर लखनऊ मुख्यालय अटैच किए गए। कानपुर आईआईटी में साइबर क्राइम पर पीएचडी के दौरान मोहसिन खान की छात्रा से जान पहचान हुई थी और आरोप है कि छात्रा से रेप की वारदात को इन्होंने अंजाम दिया है। एसआईटी गठित कर दी गई है इस मामले की जांच के लिए और साथ ही आरोपी को कानपुर से हटाकर लखनऊ मुख्यालय अटैच कर दिया गया है। एसीपी मोहसिन खान जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है। देखिए, आईआईटी कानपुर में पढ़ने वाली एक छात्रा ने एक एसीपी जो कि कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में तैनात है, उनके ऊपर सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स का आरोप लगाया है, जिसमें तत्काल तहरीर लेकर सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें डीपर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक एसआईटी भी गठित की गई है, जिसको कि एडीसीपी ट्रैफिक अर्चना हेड करेंगी। फॉर द पर्पस ऑफ फेयर इन्वेस्टिगेशन एसीपी को तत्काल प्रभाव से पुलिस हेडक्वार्टर लखनऊ में अटैच कर दिया गया है। आगे जो भी डेवलपमेंट्स होंगे वो आप लोगों के साथ साझा किए जाएंगे। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा, केंद्र सरकार का जवाब जरूरी है। आगे कोई भी केस फिलहाल दर्ज नहीं होगा जब तक ये मामला अदालत में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि हमारे पास अयोध्या का फैसला भी मौजूद है। उपासना स्थल कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच में यह सुनवाई हो रही है। हिंदू पक्ष ने वर्शिप एक्ट को खत्म किए जाने की मांग की है। अदालत ने यह भी कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा है, तब तक कोई भी अदालत अंतिम आदेश पारित न करे। हमने कानून की वैलिडिटी चैलेंज किया है। ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, प्लेस ऑफ प्रेयर एक्ट नहीं है। ये इसका नाम है पूजा स्थल कानून, न कि प्रार्थना स्थल कानून। मंदिर पूजा स्थल होता है, मंदिर और मस्जिद प्रार्थना स्थल होता है। दूसरा, ये कहता है कि रिलीजियस कैरेक्टर नहीं बदलेगा। हमारा भी ये कहना है कि कैरेक्टर नहीं बदलना चाहिए, कैरेक्टर की जांच होनी चाहिए। जैसे मैं काले कोट में वकील दिखता हूँ, सफेद कोट में डॉक्टर दिखता हूँ, खाकी वर्दी पहन लूं तो मैं इंस्पेक्टर दिखता हूं, लेकिन मेरा कैरेक्टर क्या है ये जानने के लिए सर्वे करना पड़ेगा। मैं तिलक लगा लूं तो हिंदू दिखूंगा, टोपी पहन लूं तो मुस्लिम दिखूंगा, मैं क्रॉस पहन लूं तो क्रिश्चियन दिखूंगा और साफा पहन लूं तो सिख दिखूंगा, लेकिन मेरा कैरेक्टर क्या है ये जानने के लिए सर्वे करना पड़ेगा। वैसे गुंबद देख के आप ये नहीं तय कर सकते कि ये मस्जिद है या मंदिर है। किसी भी मंदिर में नमाज पढ़ने से वो मस्जिद नहीं हो जाता और किसी भी मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने से वो मंदिर नहीं हो जाता। कैरेक्टर की जांच जरूरी है। आशा करता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, अब चूंकि ओपन कोर्ट में कोई आदेश आया नहीं है, आदेश तो बाद में आएगा, तो जो आदेश आएगा हम देखेंगे, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि कम से कम स्टे नहीं किया जाएगा, क्योंकि जहां जहां सर्वे का ऑर्डर हुआ उसके पक्षकार यहां नहीं है। यहां न काशी के पक्षकार है, न मथुरा के, न भद्रकाली के, न भोजशाला के, कहीं के। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है, जब हम फैसला करेंगे जब ही कोई निचली अदालत करेगी, इसीलिए उन्होंने सर्वे को बिल्कुल टोटल एक तरीके से बैन लगा दिया। तब तक के लिए, अगली डेट तक के लिए, मतलब 4 सप्ताह तक, जब भी अगली डेट होगी उस तक के लिए, क्योंकि अभी डेट नहीं दी है। 4 हफ्ते का टाइम दिया है, इसलिए लोग अंदाजा कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी अदालत ने जजमेंट नहीं दी। केंद्र को हलफनामा देना होगा। हाँ, तो और केंद्र ने नहीं दिया, वो भी एक अपने आप में अलग सी बात है, वो तो खैर अलग विषय है। तो पहली चीज सर्वे नहीं होगा, दूसरी चीज कोई भी इंटरिम ऑर्डर या फाइनल ऑर्डर पास नहीं होगा, तीसरी महत्वपूर्ण चीज के कोई भी नया केस डाला नहीं जाएगा। ये इफेक्टिव ऑर्डर पास हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर श्री राम जन्मभूमि विवाद में बाबरी मस्जिद के पक्षकार रह चुके इकबाल अंसारी ने क्या कहा, ये हम आपको सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा है वो बेहतर कहा है, क्योंकि इस वक्त जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, इस कानून से हम सरकार की भी शुक्रिया अदा करते हैं और देश के न्यायमूर्ति की भी जो धन्यवाद देते हैं कि ऐसा ही फैसला होना चाहिए कि जो देश हित में हो, कि देश का भला हो, देश आगे बढ़े और हिंदू और मुसलमानों का ताल्लुकात अच्छे हों और सभी में सुख शांति का माहौल होना चाहिए। यही देश का कानून होना चाहिए। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत किया है। वर्शिप एक्ट के सिलसिले में जो कुछ कहा है वो हम उसको वेलकम करते हैं। समझते हैं कि इससे सबने ही एक बहुत राहत की सांस ली है और बार बार खुसूसन जो मसाजिद और दरगाहों के सिलसिले में सर्वे के ऑर्डर आ रहे थे
उससे लोगों में बड़ी बेचैनी पैदा हो रही थी। और हम ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने फाइनल फैसले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को और ज्यादा मजबूती फराहम करेगी। और संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क का क्या कहना है वो भी हम आपको सुनाते हैं सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को लेकर। फैसला दिया है तो इस प्रकार सारी जो रिट हैं जो अनावश्यक रूप से कुछ लोग दायर कर रहे थे और जिस प्रकार से लगातार सर्वे और सर्वे की आड़ में जो संभल के अंदर जो कोहराम और जो ज्यादती जो अत्याचार जो हत्या हुई है वो अब रोक लग जाएगी। और जैसे मैंने पहले जानकारी की थी कि सरकार पहले भी उसमें किसी प्रकार से जवाब नहीं दे रही थी, लेकिन आपके अनुसार जानकारी हुई है कि 4 हफ्ते का समय भी दिया है, तो सरकार जब उसमें जवाब दाखिल करेगी तो फिर मुकम्मल रूप से सर्वोच्च न्यायालय से इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के पालन करने के लिए एक अच्छा आदेश आएगा, हमें ऐसी उम्मीद है। तो वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला नहीं आया है, बल्कि एक टिप्पणी आई है। इस मामले की सुनवाई चल रही है, लेकिन सियासी शोरगुल शुरू हो चुका है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस मामले में क्या कह रही है, ये भी सुनिए। उस पर रोक लगेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यकीनन कानून की रक्षा हुई है, 1991 के एक्ट की रक्षा हुई है और आगे जो ऐसे प्रचलन थे वो उन पर रोक लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, स्वागत योग्य फैसला है और हमेशा देश मानता है, कानून विद मानते हैं, संविधान के अनुसार कानून के जो एक्ट हैं जो धाराएं हैं देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेके जो निर्देश जारी किए हैं, सर्वे पे रोक लगाई है, फैसलों पे रोक लगाई है, कोई भी नए मामले को दर्ज करने पर रोक लगाई है। समाजवादी पार्टी उस फैसले का स्वागत करती। समाजवादी पार्टी समझती भारतीय जनता पार्टी उनसे जुड़े हुए लोग, उनसे जुड़े हुए संगठन लगातार मंदिर और मस्जिद का मुद्दा उठा के देश के नौजवानों का, किसानों का, मजदूरों का जो मुद्दा है उसको कहीं पीछे ढकेलना चाहती है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ में सीएम राजभवन पहुंचे और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। ये मुलाकात शिष्टाचार थी। सीएम योगी ने राज्यपाल को राष्ट्र धर्म और संस्कृति पुस्तक भेंट की। तो पुस्तक का नाम है राष्ट्र धर्म और संस्कृति। ये किताब उपहार के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल को सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रयागराज पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री गंगा पूजन कर महाकुंभ की शुरुआत करेंगे, साथ ही अरबों के निर्माण परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी होंगे। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का आज जायजा लिया। मोदी महाकुंभ का औपचारिक तौर पर ऐलान करेंगे, शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही साथ पीएम मोदी तमाम विकास कार्यों की भी सौगात देंगे। माना जा रहा है कि करीब 7,000 करोड़ की 500 से ज्यादा जो महाकुंभ से जुड़ी परियोजनाएं हैं उन्हें वो जनता को समर्पित करेंगे। और ये पहला मौका होगा जबकि गंगा पूजन के साथ ही साथ पीएम मोदी के हाथों महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है, ताकि इसकी ख्याति देश और दुनिया तक पहुंच सके। पीएम मोदी इस मौके पर तमाम विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इसमें अक्षयवट कॉरिडोर, बड़े हनुमान मंदिर कॉरिडोर, इसके अलावा तमाम स्नान घाटों और अन्य परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। और उसके बाद 1:15 बजे करीब पीएम नरेंद्र मोदी इसी पंडाल में आएंगे, जो विशाल पंडाल यहां पर तैयार किया गया है। इसमें 2 लाख से ज्यादा लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है और महाकुंभ को लेकर यहां पर संदेश देंगे, क्योंकि 2025 का जो महाकुंभ है वो देश और दुनिया के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि 2019 में दिव्य और भव्य कुंभ आयोजित किया गया था, स्वच्छ कुंभ आयोजित किया गया था, लेकिन इस बार कई नए मानक पर ये महाकुंभ आगे बढ़ रहा है। स्वच्छ के साथ ही ये सुरक्षित कुंभ होगा, ग्रीन कुंभ होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि ये डिजिटल कुंभ होगा और प्लास्टिक फ्री होगा। तो पीएम मोदी यहां से प्लास्टिक फ्री महाकुंभ को लेकर, डिजिटल कुंभ को लेकर और ग्रीन कुंभ को लेकर जनता को बड़ा संदेश देंगे। इसके साथ साथ महाकुंभ में प्लास्टिक का प्रयोग बिल्कुल न हो, इसको लेकर भी यहाँ पर शपथ दिलाई जाएगी। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। हाथरस में पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने क्या कहा, यह भी हम आपको बता देते हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर एक तस्वीर शेयर की। परिवार आज भी डरा हुआ है।
ये राहुल गांधी ने लिखा है। जो वायदे किए गए वो वायदे पूरे नहीं हुए हैं। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। परिवार को न्याय दिलाने तक लड़ेंगे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस तस्वीर के साथ साझा किया है कि जो वायदे किए गए वो पूरे नहीं हुए, आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़ित परिवार डरा हुआ है। और राहुल गांधी के रेप पीड़ित परिवार से मुलाकात पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने उन्हें पाखंडी बताया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी हमला किया। परिवार के पप्पू जो पॉलिटिकल प्ले पाठशाला है उसके पाखंडी जो पाठ्यक्रम है उसके जो है वो कार्यक्रम में व्यस्त है। अगर परिवार के पप्पू पॉलिटिकल प्ले पाठशाला के पाखंडी पाठ्यक्रम और कार्यक्रम में व्यस्त हों तो इसी तरह के नज़ारे दिखाई पड़ेंगे। कभी वो संसद का बहिष्कार करते दिखाई पड़ेंगे, कभी जो है वो कोई इस तरह का तमाशे वाला आविष्कार करते दिखाई पड़ेंगे। इस तरह के बहिष्कार और आविष्कार ने इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी का चौतरफा जो है वो सफाया किया है। अब ये जब सरकार में थे तो हर दिन जो है वो हिट विकेट होते थे। अब विपक्ष में आकर के नो बॉल कर रहे हैं, तो चाहे हिट विकेट रही हो चाहे नो बॉल रहा हो। राहुल गांधी जी, आप दिग्भ्रमित हैं, आपके अंदर निराशा का भाव है, आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। आपको पता ही नहीं है कि हाथरस में सीबीआई ने जांच कर ली है, कानून के तहत माननीय अदालत में मामला चल रहा है। जबकि आप दूसरी तरफ कभी हम देखते हैं आप संभल जाना चाहते हैं, कभी अलीगढ़ जाना चाहते हैं। पूरी तरह से आप डिरेल्ड हो चुके हैं। आपसे मेरा अनुरोध है, उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 का राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में बनने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की चर्चा पूरे राष्ट्र में होती है। आज हम कह सकते हैं औद्योगिक क्रांति उत्तर प्रदेश में आ रही है। जबकि आप उत्तर प्रदेश को अराजकता की आग में, दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं, लोगों को भड़काना चाहते हैं। कृपया ऐसा न करें। नोएडा के लोकसर जेल में बंद किसानों से मिलने जा रहे समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को पुलिस ने रोक दिया। एसपी डेलीगेशन को जेल पहुंचने की परमिशन नहीं मिली। समाजवादी पार्टी का ये डेलीगेशन, जिसमें 3 सांसद, 1 विधायक समेत 16 नेता शामिल थे, उन्हें परी चौक पर ही रोक दिया गया। एसपी नेताओं को जेल में बंद किसानों से बिना मिले ही लौटना पड़ा। एसपी के डेलीगेशन ने किसानों के परिवारों से मिलने का दावा किया। डेलीगेशन अपनी रिपोर्ट एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव को भेजने वाला है। आजम खां के करीबी रहे रामपुर जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष मशकूर अहमद मुन्ना ने आजम पर अखिलेश यादव के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। जेल से आई आजम खां की चिट्ठी में संभल और रामपुर के मुद्दे को जोड़ने पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। साथ ही कहा कि मुसलमान आजम के साथ नहीं बल्कि पार्टी के साथ हैं। आजम खां के पास अपने 10 आदमी भी नहीं हैं। ये बात वो शख्स कह रहा है जिसे कभी आजम खां का करीबी कहा जाता था। देश जो है ये बहुत टाइम से साजिश चल रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ। कौन कर रहा है? आजम खान साहब कर रहे हैं। और जेल से ये चिट्ठी जो आई है ये भी जेल में लिखा गया। इसमें इसके जिला अध्यक्ष के साइन नहीं है, हस्ताक्षर नहीं है। ये वहीं से बन कर आया सब। और ये सब क्यों हो रहा है? पहले भी हुआ है कि शिवपाल जी को, आदरणीय शिवपाल जी को 2 बार बुलाया जेल मिलने के लिए। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उनका मतभेद चल रहे थे तो उन्हें 2 बार बुलाया ब्लैकमेल करने के लिए। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए तो उनसे बात हो गई तो पार्टी ठीक हो गया, टिकट विकट ले लिए। और अब मुसलमानों की बात कर रहे हैं। मुसलमान इनके साथ थोड़ी है, मुसलमान तो पार्टी के साथ है। वाराणसी में कोहरे का फायदा उठाकर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से चोरी की 11,40,000 रुपए और बाइक बरामद की गई। ये लोग वाराणसी समेत आसपास के शहरों में भी चोरी करते थे। पिछले दिनों वाराणसी में इन्होंने 2 घरों में बड़ी चोरी की थी और अब ये पकड़े गए। इन्होंने घूम के घटनाएं कारित की है, आपराधिक घटनाएं। और इस अच्छी कार्रवाई के लिए जो अब इस गैंग को हमारे लंका पुलिस और प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पकड़ा गया है, इसके लिए हमारे डीसीपी काशी महोदय श्री गौरव बंसवाल साहब ने 25,000 रुपये पुरस्कार देने की घोषणा की है उत्साहवर्धन हेतु।
मथुरा के मोतीकुंज में विवाद होने पर शराब के आदी युवक ने कुल्हाड़ी से पत्नी के सिर पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। हालांकि अभी हत्या का कारण क्या है वो साफ नहीं हो पाया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। जेठानी ने, ससुर ने और उसके स्वयं पति से उससे मरवाया और इन्होंने सबों ने पकड़ के तब मारा है। कैसे प्रहार किया उस पर? कोई धारदार हथियार है, कुल्हाड़ी कह सकते हो, फरसा कह सकते हो, ऐसे कुछ भी कह सकते हो। मतलब धारदार हथियार से इन्होंने मारा है और एक आदमी को नहीं मार सकता कभी। सभी ने मिलकर मारा ये। अमरोहा में जीएसटी की टीम ने एक जैकेट कारोबारी के फर्म पर छापेमारी की है। टीम को जैकेट कारोबारी के यहां 10 करोड़ रुपए के जीएसटी चोरी की जानकारी मिली। कारोबारी ने 27 लाख रुपए तुरंत जमा करवाए। जानकारी मिली कि नौगामा सादात में कई जैकेट कारोबारी जैकेट बनाने में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल्स की खरीद फरोख्त बिना रसीद के ही कर रहे हैं। सारा मटेरियल बड़ी मात्रा में दिल्ली से खरीद कर लाया जाता है। 25 अधिकारियों की एक टीम पहुंची थी रेड डालने के लिए, जिसके बाद इसे एक कामयाब छापेमारी कहा जा रहा है। कुछ टैक्स नहीं जमा कर रहे थे, इसलिए इनके यहाँ छापा मरा है। तो टैक्स लायबिलिटी निकाली गई है, ये जमा करेंगे। तो कितना मतलब टैक्स की चोरी पकड़ी गई है? ये हमारे उच्चाधिकारी अथराइज हैं, वही बता पाएंगे। ये सब जांच पूरी हो। कौन कौन सी टीम थी सर छापेमारी में? आप हमारे डीसी साहब हैं, इनके नेतृत्व में जांच हुई है। लखनऊ में इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड के ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की है। मुंबई, लखनऊ, नोएडा, बरेली, हरदोई में कंपनी के ठिकानों पर आईटी ने रेड डाला। बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का शक है। देश के कई शहरों में 25 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है। लखनऊ के ऐशबाग में कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस है। ये कंपनी खेती में इस्तेमाल होने वाले केमिकल, जैविक उत्पादों का आयात निर्यात भी करती है। बहराइच में एक टीचर पर हमले का लाइव वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कुछ लड़के हैं जो कि शिक्षक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करते हैं। 3 छात्रों ने हमला किया है। तीनों छात्र जिनका मोबाइल फोन टीचर ने एक दिन पहले जब्त कर लिया था और इसी से नाराज होकर इन छात्रों ने टीचर पर हमला करने की प्लानिंग की और अटेंडेंस लेते वक्त अटैक कर दिया। नवयुग इंटर कॉलेज का यह मामला है। इंजीनियर अतुल सुभाष की सास निशा सिंघानिया और साला फरार हैं, जिसके बाद अतुल की सास एक होटल पहुंची थी और उसका एक वीडियो सामने आया। वहीं अतुल के ससुराल वाले घर पर ताला लगाकर फरार हो चुके हैं। परिवार की ओर से अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की गई है अदालत में और परिवार इस वक्त फरार है ताकि गिरफ्तारी ना हो। इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए परिवार भाग गया है और अग्रिम जमानत की याचिका वकील के जरिए अदालत में दाखिल की गई है। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष मोदी सुसाइड केस मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हां, संसद से लेकर सड़क तक ये चर्चा का विषय बना हुआ है। देश का ऐसा पहला सुसाइड केस जिसमें 24 पेज से ज़्यादा जो है सुसाइड नोट को लिखना पड़ा और 1 घंटे से अधिक का जो समय है वो वीडियो बनाकर डालना पड़ा। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वहाँ पर है, अतुल सुभाष मोदी के घर पर है। आप देख सकते हैं कि मीडिया का जो जमावड़ा है यह तीसरे दिन लगातार जो है अतुल के ससुराल पर है। लगातार न्यूज़ 18 की टीम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि उस सुसाइड मामले पर उनके पक्ष क्या है। उसके पक्ष को जानने के लिए हम लगातार यहाँ पर पहुँचे हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस हाई प्रोफाइल होती जा रही सुसाइड केस मामले में कोई भी डायरेक्ट सीधा परिजन, चाहे वो अतुल की सास हो या फिर साला हो या फिर निकिता सिंघानिया खुद हो, वो मीडिया के कैमरे पर अभी तक आकर भी कुछ भी बयान मीडिया को देना अभी तक जरूरी नहीं समझी है। खबर बरेली से, जहां पर एक युवक की जान बाल बाल बची है। दरअसल चलती ट्रेन से एक युवक अचानक ही गिर पड़ा, जिसे प्लेटफॉर्म पर तैनात सिपाही ने यात्रियों की मदद से बचाया है। इसकी एक तस्वीर सामने आई है, देखिए जरा किस तरह से इस लड़के की जान बची है। बरेली रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 का ये वीडियो बताया जा रहा है। ट्रेन जब रुकी उसके बाद ट्रेन ने जैसे ही रफ्तार ली
ये लड़का ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन संभल नहीं पाया। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में ये फंसने ही वाला था कि वहां मौजूद सिपाही ने और आसपास मौजूद लोगों ने उसे खींच लिया और इस तरह से इसकी जान बच सकी। गाजियाबाद पुलिस ने एक ऐसे शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है जो फर्जी कागजातों के आधार पर जमीन बेचने का काम करता था। पुलिस ने इस मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी की है। मुख्य आरोपी राजकुमार के कब्जे से फर्जी कागजात और कई सामान जब्त किए गए हैं। मेरी सारी जमीन तो नहीं बेची, कुछ ने बेची तो टुकड़े करती है जी। मेरी जमीन अर्थला गांव पे हैगी जी, मेन जीटी रोड पर ही जी। वहाँ मैंने 12 साल को ठेका दिया था बिल्डिंग बनाने के लिए। वो 20 साल से उसने एक भी फ्लैट नहीं बनाया और ये बीच में फिर ये लोग पैदा हो गए, राजकुमार का बन के 2-3 पार्टियां बन गई ऐसी मेरे ख्याल में। तहसीलदार भी आए थे मेरे पास, कहते 50 पार्टियां आएंगी ऐसे जो आपके नाम से हैं। तो वहाँ हमारी 31 एकड़ जमीन है और वहाँ 25 टावर बनने थे और 12 साल में एक भी फ्लैट नहीं बनाया अभी तक जी। अयोध्या में 8 साल पहले टीचर की हत्या मामले में सजा सुनाई गई है। शीतला माता मंदिर के महंत जयप्रकाश दास और उसके शिष्य को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई, साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। महिला टीचर मंदिर के पीछे मकान में रहती थी। मकान के विवाद को लेकर ही 20 अक्टूबर 2016 को जब महिला स्कूल पढ़ाने जा रही थी, तभी महंत ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से महिला की गोली मारकर हत्या कर दी और अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर शिष्य रमेश दास को देकर भाग गया था। ये पाया कि नहीं, ये दोषी पाए गए हैं और इनको आजीवन कारावास की सजा। और इसमें एक पुजारी था रमेश, जिसके पास जो है ये रिवॉल्वर दे करके ये लोग गांव भाग गए थे, तो उसको भी उन्होंने मुलजिम पाया और पाने के बाद में रमेश दुबे को और इनको दोनों को 302 में आजीवन कारावास और 10,000 रुपये प्रत्येक पर अर्थदंड अधिरोपित किया गया। और जो लाइसेंसी रिवॉल्वर थी उसके लिए 30 आर्म्स एक्ट में उनको सजा की गई। कानपुर के बर्रा में चोरों ने बुलेट चोरी की। बुलेट चोरी का एक ही वीडियो सामने आया है। महज 1 मिनट 27 सेकंड में ही इस वारदात को इन्होंने अंजाम दिया। चोर हुडी पहने हुए थे, बाइक का हैंडल तोड़कर उसे घसीट ले गए। पुलिस अब इस फुटेज के आधार पर इस मामले की जांच कर रही है। बर्रा के विवेकानंद पब्लिक स्कूल के बगल के एक मकान के बाहर बुलेट खड़ी थी, जिसे चोर अपने साथ ले गए। 12 दिसंबर की सुबह का ये वीडियो बताया जा रहा है। अगली खबर गाजियाबाद से, जहां सिपाही का रिश्वत लेते एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साफ तौर पर इस वीडियो में दिख रहा है कि सिपाही रिश्वत वाले नोटों की गिनती कर रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद जांच की जा रही है। यह मामला थाना खोड़ा के लोधी चौकी का बताया जा रहा है। उन्नाव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक शख्स फर्जी सिपाही बनकर वसूली कर रहा था। 12वीं पास शख्स फर्जी पुलिस की वर्दी पहने सिपाही बनकर बिना नंबर प्लेट के वाहनों को रोककर उनसे वसूल कर रहा था, जो पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। और इसके बाद पुलिस ने आरोपी के पास से 7,300 रुपए, एक बाइक समेत कई चीजें बरामद की हैं। फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया गया है। उन्नाव के बीघापुर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर। नोएडा अथॉरिटी की टीम पर हमला हुआ है। अथॉरिटी कर्मचारियों पर पथराव हुआ है। जेई और पुलिस वालों को पीटने के आरोप लगे हैं। किसान संगठन पदाधिकारियों पर यह आरोप है। जान बचाकर भागने को मजबूर हो गए अथॉरिटी के कर्मचारी। सेक्टर 154 बदौली का मामला बताया जा रहा है कि यहां पर अथॉरिटी के कर्मचारी पहुंचे थे और साथ ही यहां पर पुलिस टीम भी थी, लेकिन सब पर इलाके के लोगों ने हमला कर दिया, जिसके बाद अथॉरिटी की टीम को भागना पड़ा है। किसान संगठन पदाधिकारियों पर आरोप लगा है कि उन्होंने अथॉरिटी के कर्मचारियों पर और साथ ही जो पुलिस टीम यहां मौजूद थी उन पर हमला किया है। थाना 154 बदौली की यह घटना है। तस्वीरें सामने आई हैं।